नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप देखें Q3 के रिजल्ट के लिए, एचडीएफसी बैंक की जो Q3 का रिजल्ट था उसके लिए सभी लोग यहाँ पर मतलब चिंतित थे कि कैसा आएगा। लेकिन अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक का Q3 का रिजल्ट 2020 अगर आप देखें क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ ताकि आगे चलकर कोई भी वीडियो आप तक ना पहुंचे, ऐसा ना हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो सर, एचडीएफसी बैंक 15 जनवरी 2021 को बीएसई के ऊपर जो क्लोजिंग प्राइस है इसका वो है 1467 रुपया 95 पैसे का। एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 15 जनवरी 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक के अंदर जो रिटर्न यहाँ पर बनाकर दे रहा है एचडीएफसी बैंक का स्टॉक, वो है लगभग 15% के आसपास का। और अगर आप देखिए एचडीएफसी बैंक रिपोर्टेड पॉजिटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन दिसंबर 20। द स्कोर हैज इंप्रूव्ड टू 7 फ्रॉम 6 इन लास्ट 3 मंथ। तो पॉजिटिव स्कोर जो था, अगर देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड का जो स्कोर था वो 7 हुआ है पहले 3 महीने के क्वार्टर में, जो 6 हुआ करता था। उसके बाद देखिए तो सर, यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। जो यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है ये सारा कुछ है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है सर, यहाँ पर अगर आप देखिए ये चीज हो सकता है आपको नहीं पता थी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी के पास अगर आप देखिए 3.52% की हिस्सेदारी ये इस कंपनी के पास अगर आप देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर है एलआईसी का, और ये दिसंबर 2020 का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ की फैक्टर आपको देखनी चाहिए सर, जो कि दिसंबर 2020 के क्वार्टर में कुछ रिजल्ट तो आया सारा कुछ, लेकिन उसके बाद भी कुछ बड़े नेगेटिव पॉजिटिव क्या कुछ हुआ इस बैंक के साथ वो आपको जानना चाहिए। तो सर, अगर आप देखिए प्रमोटर हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 26.1 टू 26.0। तो सर देखिए, देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के अंदर उनके ही अपने प्रमोटर ने हिस्सेदारी कम की है, जो कि आपको यहाँ पर हल्के में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। तो अगर आप इस चीज को हल्के में लेंगे तो हो सकता है आप गहरी यहाँ पर लॉस कर बैठे। क्यों यहाँ पर उन्होंने डिक्रीज की है, इसके ऊपर आपको मैं जो समझता हूं आपको स्टडी करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 14.04 टू 13.36। तो देखे तो सर, म्यूचुअल फंड के स्कीमों ने अगर आप देखें उनकी जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग थी उसको कम की है दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। इसको भी आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये दो नेगेटिव्स के बाद भी अगर आप देखिए कुछ पॉजिटिव भी आपको देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, तो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम की माने तो जो पहले हुआ करता था 40 दिसंबर 2020 के क्वार्टर में, वो बढ़कर कितना हुआ 41। तो एक म्यूचुअल फंड के स्कीम ने यहां पर पैसा लगाया है। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीमों की कम हुई है, लेकिन अगर आप देखें नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड होल्डिंग में देखें तो वो बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अगर आप देखें एफआईआईज या एफपीआईज यानी कि फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, या बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उन्होंने जो की है सर, उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है उसमें बढ़ोतरी की है। और ये तो परसेंटेज में भी बढ़ोतरी की है और नंबर में भी बढ़ोतरी की है। परसेंटेज में देखें तो 37.04% के मुकाबले 39.35% हिस्सेदारी उन्होंने की है दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। और नंबर ऑफ एफआईआईज या एफपीआईज होल्डिंग की बात करें तो उसमें देखें तो पहले हुआ करता था 1452, उसको बढ़ाकर उन्होंने कितना किया है अगर आप देखें वो बढ़कर हुआ है कितना 1474 दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। तो जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 59.15 टू 61.06, जो कि ये दोनों के बीच में कवर हो जाता है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सर, कुछ पॉजिटिव, प्रमोटर ने हिस्सा बेचा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप देखें म्यूचुअल फंड स्कीम ने थोड़ा सा हिस्सा बेचा, नंबर में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर आप देखें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें, उन्होंने दबा करके यहां पर जो की है शेयर उठाए हैं। तो इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं सीधा रिजल्ट के ऊपर। तो ये आपको अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट दिखेगा यहां पर आपके सामने।
जहां पर मैं आपको कुछ बेसिक की फीचर्स यहां पर आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आप खुद ही समझ पाएंगे कि ये रिजल्ट कैसा आया है। बाकी डिटेल में एनालिसिस के लिए तो सर यहां पर आपको मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, आपको खुद से रिसर्च करना होगा कि डिटेल में रिजल्ट कैसा आया है। मैं आपको बता दूंगा कि मुझको रिजल्ट अच्छा लगा, आपको कैसा लगता है वो आपकी अलग नजरिया होनी चाहिए। आप थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हो सकता है आपको रिजल्ट थोड़ा खराब लगेगा, आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तो हो सकता है आपको रिजल्ट अच्छा लगे। तो सबका नजरिया सब अलग अलग होता है सर। यहाँ पर तो सर मैं नजरिया शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको आपके सामने नंबर शेयर करने जा रहा हूं। ये जो टोटल फिगर्स है ये आपको लैक्स में दिखेंगे, इनको आपको करोड़ में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आप देखें जो टोटल इनकम है, मैं आपको करोड़ में ही कन्वर्ट करके बता रहा हूं। जो टोटल इनकम है वो एक साल पहले दिसंबर के क्वार्टर में हुआ करता था, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2019 की। 2019 में एचडीएफसी बैंक का जो टोटल इनकम हुआ करता था, कंसोलिडेटेड इनकम की बात कर रहा हूं सर मैं, तो वो हुआ करता था 38,225 करोड़, और जो कि बढ़कर हुआ इस वाले क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 2020 की बात करें तो 39,838 करोड़। तो सर ये करोड़ में आपको आपके सामने फिगर मैंने बता दिया। और जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक साल पहले के क्वार्टर में हुआ करता था सर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर आप देखें जो यहाँ पर 14 नंबर का जो यहाँ पर आपके सामने लाइन दिखेगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, अगर आप देखें वो कितना हुआ है सर, तो पहले हुआ करता था 7,659 करोड़ और वो बढ़कर हुआ 8,760 करोड़। तो प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई है, अगर आप देखें इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जो इनका जो एक्सपेंसेस है उनको भी अगर आप एक बार देखना चाहे तो आप देख पाएंगे जो इनका एक्सपेंसेस है सर उसमें भी थोड़ी सी आपको यहाँ पर कमी आती हुई दिखेगी, यानी कि एक्सपेंसेस थोड़ा सा ही सही तो कम हुआ है। अगर आप देखें 6 नंबर का जो कॉलम है टोटल एक्सपेंडिचर, अगर आप देखें तो वो हुआ करता था कितना 24,598 के मुकाबले 23,702 करोड़ का। तो ये तो सर अच्छी बात है कि इस बैंक का खर्चा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बैंक ने थोड़ी अच्छी अगर आप देखें अच्छी बात क्या हुई सर, अगर आप देखें एम्प्लॉयमेंट जो कॉस्ट है, यानी कि बैंक ने नया एम्प्लॉय अपने लिए यहाँ पर लिया है, तो जिसके चलते थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्ट बढ़ा है, एम्प्लॉय बढ़ रहा है, ब्रांच बढ़ रहा है, सारा कुछ ये तो बढ़ेंगे ही सर, लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड ने नए स्कीमों ने पैसा भी लगाया, तो सर ये तो होते रहेंगे, प्रमोटर कभी 1-2% ये थोड़ा बहुत बेचेंगे खरीदेंगे, सारा कुछ म्यूचुअल फंड भी निकलेंगे एंट्री करेंगे, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन सर अगर आप देखिए अल्टीमेटली यहाँ पर क्या करना चाहिए, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं, तो सर देखिए ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रहना चाहिए। लंबे अवधि के निवेश के नजरिए से देखें तो ये आपको हमेशा वेल्थ क्रिएट करते हुए नजर आएंगे, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। नजरिया लंबे अवधि के लिए रखिए, पैसा अच्छा खासा बन जाएगा, बेच के निकल जाने की गलती कतई ना करें। ये पोर्टफोलियो से अलग हुआ तो मानकर चलिए आपने जो मतलब इंडिया की बात करें, इंडिया का जो सबसे नंबर 1 प्राइवेट बैंक है उसी का स्टॉक आपने बेचा और सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्टॉक भी आपने बेच दिया, यही होगा आपके साथ। तो बेचना नहीं है, पार्शियली प्रॉफिट बुक तो करता ही जाना है, ये तो भूलना नहीं चाहिए आपको, लेकिन पूरी तरह से एग्जिट करके बैठ जाना ये मुझको नहीं लगता अच्छी रणनीति होगी। इससे ऐसे स्टॉक को आपको मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास ये 50 स्टॉक है 100 स्टॉक है इनको मुझको एक बार में पूरा बेचना है, ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी चाहिए। इनको आपको आपके सेविंग्स बैंक के तरह इसको यूज करना चाहिए। स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, मानकर चलिए आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, 10 स्टॉक में अगर आप देखिए आपने 1 लाख रुपया लगा कर रखा है और आपके पास कैश में बात करें तो आपके पास 20,000 रुपया एडिशनल कैश है, और तो अगर आप चाहते हैं कि उस पैसे को कहीं पर रखना, मतलब डीमेट में नहीं रखना, मैं बस उस पैसे को एज अ मार्जिन नहीं स्टॉक में लगा कर रखना चाहता हूं, तो आप चाहे तो उसको एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में लगा कर रख सकते हैं। आपको जो मतलब कहते हैं ना एवरेज रिटर्न हर साल वो 10-15% 20% का वो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो ऐसा इस स्ट्रैटेजी को भी अपना सकते हैं। लेकिन सर पैसा आपका है, बार बार आपको यही कहता हूँ, निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय और अपना रिसर्च इसी का ही सहारा लीजिए, किसी के बोलने से रिकमेंडेशन से कम स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी नहीं करना है। ये इस बात को समझ में रखे, दिमाग में रखे, और बाकी आगे भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा लाइक या डिसलाइक करके जरूर से बता दिया कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।